विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter। क्लोज कर लीजिए, देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। जो अतीत की बातें हैं ना, जो बार बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात, वर्तमान की बात, जो असली समस्याएं हैं उनकी बात न करें, ये छोटी बात होती है। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है, कि पेपर लीक क्यों होते हैं। जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती, वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं, और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। आज देश के लोग खुश नहीं हैं अध्यक्ष महोदय, परेशान हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं, और उन समस्याओं का हल आप निकाल नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, उसका भी बोल लेंगे, समय आएगा तो उसका भी बोल लेंगे, बल्कि कल समय आ रहा है, चुनाव पे चर्चा होगी, उस पे भी बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इनके भी अपने लोग दबी जबान में कहने लगे हैं कि सारी सत्ता को केंद्रित करने से देश का नुकसान हो रहा है। इस बीच अगर हम अतीत की बातें नहीं करेंगे तो कौन सी बातें करेंगे? ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। इसलिए आज हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन चलिए, आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया, और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं, वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, थोड़ा और विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा। सर ये वंदे मातरम पे ही है। सर आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था, अब तो शुरू नहीं हुए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन
तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाए। बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। इसीलिए मैं भी सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूं। मैं उदाहरण दे देती हूँ। सर मांग रहे हैं सर वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा अधिवेशन था। महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। और उदाहरण दूं कि मैं अपना भाषण जारी रखूं। दे रही हूं। जो वंदे मातरम की जो क्रोनोलॉजी है वो भी आप समझिए, जो असली क्रोनोलॉजी है। 1875 में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्रगीत घोषित हुए हैं, मतलब जो घोषित हुए थे और जिसको हम आज अपना राष्ट्रगीत कहलाते हैं। ये पहले दो अंतरे लिखे। 1882 में 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। उस उपन्यास में यही कविता उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन इसमें 4 अंतरे जोड़ दिए। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ये गीत गाया। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के समय वंदे मातरम जनता की एकता की गुहार बनकर गली गली से उठा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी इस गीत को खुद गाते हुए बंगाल की सड़कों पर उतरे। विद्यार्थियों से लेकर किसानों तक, व्यापारियों से लेकर वकीलों तक, हर कोई ये गीत गाने लगा। इस गीत की शक्ति को समझिए। ब्रिटिश साम्राज्य इसको सुनकर कांपता था और हमारे देशवासी इसको सुनकर वह मन बनाते थे, वह हिम्मत बनाते थे कि इस भयंकर साम्राज्य के खिलाफ सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों को लेकर शहीद होने की तैयारी करते थे। ये गीत मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना को जगाता है। इस गीत की शक्ति ये है, इस गीत का हमारे देश से जुड़ाव ये है। लेकिन 1930 के दशक में हमारे देश में जब सांप्रदायिक राजनीति उभरी, तब ये गीत विवादित होने लगा। 1937 में, अब ये मैं दूसरा उदाहरण देने वाली हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया और गलत किया, इसीलिए मैं इसके जो सच्चे जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख रही हूँ। 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने जा रहा था, उसका आयोजन कर रहे थे। तो जो मोदी जी ने पत्र सुनाया सदन में 20 अक्टूबर का और कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नेताजी को ये चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, उससे पहले 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका जिक्र आपके प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और इस चिट्ठी में सुन लीजिएगा